दोस्तों, एडिसन जब बहुत वृद्ध हो चले थे तो एक बार वो रात को काम कर रहे थे और उनकी टेबल पर एक दिया जो था वो जल रहा था और उनका एक प्यारा सा कुत्ता जो कि न जाने किस बात पर बड़ी तेज़ी से उछला और उसने दिए को गिरा दिया। एडिसन उसमें अपनी टेबल पर नहीं थे। वो 2 मिनट के लिए कहीं पर गए हुए थे और वापस लौट कर आए तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे इम्पोर्टेंट दस्तावेज उनके और लगभग 20-25 साल की उनकी जो मेहनत थी वो बर्बाद हो चुकी थी। एडिसन 2 मिनट तक सब कुछ देखते रहे। फिर उन्होंने अपने कुत्ते को थपथपाया और कहा कि जो हुआ अच्छा हुआ, अब मैं एक नई शुरुआत कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है एटीट्यूड एक सफल व्यक्ति का। एडिसन के बारे में आप लोग निश्चित तौर से जानते होंगे और ये भी जानते होंगे कि उन्होंने इस दुनिया को क्या दिया। तो तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि जही कर जही पर सत्य सने हूँ, सो तही मिलही न कस संदेह हूँ, यानी कि एवरीथिंग इज़ योर माइंड। अपने दिमाग को हमेशा सकारात्मक सोचने के लिए ट्रेंड करें और इसके लिए सबसे बेहतर शुरुआत ये होगी कि जब भी स्थितियाँ विपरीत हों आप विश्वास रखें कि ये स्थितियाँ भी बदलेंगी, क्योंकि संसार में कुछ भी अस्थायी नहीं है। यानी कि आपकी जो सिचुएशंस हैं, जो परिस्थितियाँ हैं, पत्थर तक बदल जाते हैं भाई। तो बिल्कुल निश्चिंत रहो, हाँ, प्रयास करते रहो अच्छे से अच्छे के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। आज 17 सितंबर है। आप सभी को विश्वकर्मा पूजा की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। देखो फ्रेंड्स, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब करना ये बहुत सारे एस्पिरेंट का ख्वाब होता है और इस ख्वाब को अब आप हकीकत में बदल सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि आज से यानी कि 17 सितंबर से आवेदन शुरू हो रहे हैं। पदों की संख्या कितनी है? लगभग 7500 से अधिक है। हालांकि ये जो पद हैं बढ़ भी सकते हैं और ये जो पद आए हुए हैं किसके लिए है? सामान्य स्नातक के लिए हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एसएससी सीजीएल परीक्षा के बारे में, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन 17 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। लास्ट डेट शायद 1 अक्टूबर तक रहेगी, क्योंकि इसके लिए जो नोटिफिकेशन है वो आज दोपहर में जारी किया जाएगा। देखो, यहाँ पर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए जो फीस है वो मात्र 100 रुपये रखी गई है। एससी, एसटी और पीएच के लिए कोई फीस नहीं होती है और सभी कैटेगरी की जो फीमेल होती हैं उनके लिए भी कोई फीस नहीं रहती है। करेक्शन यानी कि अगर आप फॉर्म में त्रुटि करते हैं तो 200 रुपये की फ़ीस आपसे ली जाती है। दोबारा से गलती करते हैं तो 500 रुपये की फ़ीस आपसे ली जाती है। बात करते हैं एज लिमिट के बारे में, तो मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जो मिनिमम एज है 18 साल और मैक्सिमम एज जो है वो 27 से लेकर 32 साल तक हो सकती है। यह पोस्ट वाइज होता है, अलग अलग पोस्ट के लिए। और जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको उम्र सीमा में छूट भी मिलती है। तो कौन कौन से पद होते हैं? देखो, इसके लिए जो सामान्य स्नातक हैं, अगर आपके पास कोई भी बैचलर डिग्री है, आपने बीए किया है, बीएससी किया है, बीटेक किया है, तब भी आप इस पर आवेदन कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जैसे कि असिस्टेंट के कई पद होते हैं, जो अलग अलग मंत्रालय होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। सीबीडीटी में इंस्पेक्टर का पद होता है, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स सीबीडीटी का पद है। सीबीआईसी में इंस्पेक्टर सीजीएसटी और सेंट्रल एक्साइज। इसके अलावा जो एक और पद होता है ना, प्रिटेंटिव ऑफिसर का, तो उसके लिए भी यहाँ पर पद होते हैं। और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई में भी आप जा सकते हैं। सीबीआई में इंस्पेक्टर का भी पद है। तो इस प्रकार से बहुत सारे पद होते हैं जो कि बहुत ही गरिमामयी पद माने जाते हैं। एनआईए में अगर आप सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी में, तब भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का नाम आपने सुना होगा। जनगणना जब होती है तो उसमें मुख्य जो होते हैं वो रजिस्ट्रार जनरल ही होते हैं। तो उसमें एक पद होता है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 का, तो इसके लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो तमाम पद हैं और पदों की संख्या भी अच्छी खासी आती है हर साल। और इस बार जो पदों की संख्या है उसके बारे में आपको बताना चाहें तो जो कुल पदों की संख्या है वो 7500 से अधिक हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैं स्टार्ट नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ। बेसिकली क्या है कि अभी जो फुल नोटिफिकेशन है वो दोपहर 12 बजे के बाद आएगा। उसके बाद सारी जानकारी मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। लेकिन आप लोग बिल्कुल तैयार रखिए अपने आप को, और एक बहुत ही शानदार पद है। अगर थोड़ी सी मेहनत आप कर सकें प्री और मेंस एग्ज़ाम के लिए तो आप भी अपना नाम बहुत ऊंचाई पर रख सकते हैं, रोशन कर सकते हैं।
तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको थोड़ा सा कलेक्ट करिए, जिसमें क्या होता है कि जैसे कि फ़ोटो उसको स्कैन करके, सिग्नेचर स्कैन करके, आईडी को स्कैन करके, अंगूठे और कुछ दस्तावेज जैसे कि आपके जो एजुकेशनल दस्तावेज होते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप बिल्कुल कलेक्ट रखिए। दोपहर के बाद मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों बिल्कुल इसमें आपको आवेदन करना चाहिए। पदों की संख्या हर साल वैरी करती है। तो इस साल जो एसएससी सीजीएल के लिए पदों की संख्या है 2022 में, वो 7686 पद हो सकते हैं। पिछली बार 7035 पद थे। उसके पहले 2019-20 में 8582 पद थे। और 18-19 में तो बहुत सारे पद आए हुए थे, 11271 पद थे। लेकिन पदों की संख्या पर फोकस नहीं करना है, आपको टारगेट पर फोकस करना है। तो आवेदन आज दोपहर से। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर आवश्यक अर्हता न धारित करने पर आवेदन निरस्त। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रवक्ता राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज परीक्षा 2021 जीव विज्ञान मुख्य परीक्षा के लिए सफल 6 अभ्यर्थियों का आवेदन आवश्यक अर्हता धारित न करने के कारण निरस्त कर दिया है। आवेदन की अंतिम तिथि 19 जुलाई 2021 तक। अनिवार्य योग्यता न धारण करने पर इन्होंने शैक्षिक अभिलेख जो था वो संलग्न नहीं किया था, तो बिकॉज ऑफ अब ये इनका मतलब जो कैंडिडेचर है वो रद्द कर दिया गया है। और प्रधानाचार्य भर्ती 2013 का परिणाम जारी करने की मांग। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ एकजुट के बैनर तले प्रधानाचार्य भर्ती 2013 का परिणाम जारी करने की मांग की जा रही है। 10 साल का समय वो बीत चुका है, तो इसके लिए भी जो तब के एस्पिरेंट हैं वो लगे हुए हैं। छोटी छोटी खबरें हैं, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। यहाँ पर बहुत अधिक डिटेल की ज़रूरत आपको नहीं है, लेकिन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और देखो यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 6800 की लिस्ट आई थी, अभी उनको नियुक्ति नहीं मिल पाई है। और कोर्ट ने भी ये कहा था कि सरकार 69,000 प्लस एक पद की भर्ती नहीं कर सकती है, मतलब 69,000 पदों को 69,000 पदों पर ही सीमित रखना पड़ेगा। तो जो 6800 के अभ्यर्थी हैं जिनके नाम 6800 वाली लिस्ट में है, वो लोग कैसे और कहाँ जाएं, तो इसके लिए कोर्ट ने क्या कहा है। अब देखो यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती में जितने लोगों ने पदभार ग्रहण नहीं किया है, यानी कि जो पद रिक्त रह गए हैं, उन पर इन 6800 सूची वालों को नियुक्ति देने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो आरक्षित वर्ग के लिए 6800 की सूची में चयनित अभ्यर्थियों की ओर से याचिका में हाई कोर्ट ने 13 सितंबर के आदेश में सरकार से ये स्पष्ट करने को कहा है कि कितने अभ्यर्थियों ने चयन के बावजूद कार्यभार ग्रहण नहीं किया है। तो अगर ये पद 6800 हो सकते हैं या जो कुछ भी पद हैं उनको टॉप टू बॉटम जो है भरा जा सकता है। तो अब देखना ये होगा कि कितने पद रिक्त होने की सूचना मिलती है और 6800 में से कितने लोगों को इसमें एडजस्ट किया जा सकता है। और देखिए परीक्षा तिथि टकराने से अभ्यर्थी परेशान। तो 27 सितंबर से 1 अक्टूबर तक प्रस्तावित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की PCS 2022 की मुख्य परीक्षा है और इसकी तिथियां दूसरी परीक्षाओं से भी टकरा रही हैं। जैसे कि बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा 30 सितंबर को है। अब ये परीक्षा भी आप देख रहे हैं 27 सितंबर से 1 अक्टूबर तक है, तो उसी में बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा आ रही है। UPPSC मेंस में शामिल अभ्यर्थियों को BPSC की परीक्षा छोड़नी पड़ेगी। संघ लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा है वो भी 16 से 25 सितंबर तक है। UGC नेट और JRF की परीक्षा भी 20 से 30 सितंबर तक है। तो बहुत सारी परीक्षाओं के डेट्स आपस में टकरा रहे हैं। तो अभ्यर्थी जो है परेशान है कि किसका चयन करें किसका ना करें, यानी कि कौन सी परीक्षा उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, किसके लिए प्रति वो ज़्यादा तैयार हैं। हालांकि इस पर आपको पता होगा कि एक याचिका भी डाली गई थी दिल्ली हाई कोर्ट में। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर हस्तक्षेप करने से मना कर दिया था। कुछ दिन पहले इसकी जानकारी मैंने आपको उपलब्ध करवाई थी। तो UPPCS मेंस, बिहार PCS का प्री UGC नेट की परीक्षा और UPSC यानी कि IAS के लिए जो मुख्य परीक्षा होनी है, सभी की डेट्स जो हैं वो एक हो रही हैं। अभ्यर्थी परेशान तो होंगे ही और इस पर कोई भी अथॉरिटी प्रॉपर डिसीजन लेने के मूड में दिखाई नहीं दे रही है। आगे बढ़ते हैं। CUET में 100 परसेंटाइल वालों की बड़ी तादाद। तो स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के शुक्रवार को घोषित परिणाम में बड़ी संख्या में छात्रों को 100 परसेंटाइल मिला है। तो अब फिलहाल जो 100 परसेंटाइल मिला है, तो इसके आधार पर यह माना जा रहा है कि जो लो परसेंटाइल अभ्यर्थी हैं उनके लिए एडमिशन के लिए समस्या आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर हाई परसेंटाइल वाले ज़्यादा हैं। जैसे कि अगर हम बात करें इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बारे में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब CUET की ओर से स्नातक प्रवेश परीक्षा का जो परिणाम जारी किया गया है, तो उसी पर जो स्कोर जारी है उसी के आधार पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्नातक में प्रवेश दिया जाएगा। इस बार जो दाखिले होंगे पूरी तरह से ऑनलाइन होंगे
और इसके लिए जल्दी रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है स्टार्ट होगी। तो जो पोर्टल है बिल्कुल रेडी है और आधिकारिक वेबसाइट से ही आपको जो है आवेदन करना होगा। CUET आवेदन के समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय का विकल्प भरने वाले छात्र ही दाखिले के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। बता दें कि NTA ने अपने रिजल्ट में परसेंटाइल और NTA स्कोर दोनों का उल्लेख किया है। NTA स्कोर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के बाद तैयार किया गया है। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने स्नातक के सभी पाठ्यक्रमों में NTA स्कोर के आधार पर प्रवेश लेने का निर्णय किया है, मतलब परसेंटाइल से कोई मतलब नहीं है। तो इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन है जल्दी शुरू होगा और हर एक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए ऑनलाइन कट ऑफ जारी किए जाएंगे और अर्ह अभ्यर्थी का प्रवेश पूरी तरह से ऑनलाइन रहेगा। फीस भी ऑनलाइन ही जमा होगी और रजिस्ट्रेशन शुल्क से जल्दी ही तय कर लिया जाएगा। तो पदों की संख्या आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन से पद हैं, मतलब कि किस यूनिवर्सिटी में या किस कॉलेज में कितने पद हैं। BA BSc BCom और BA LLB के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आप देखिए तो CUET का परिणाम घोषित। 21,000 से ज़्यादा छात्रों को 100 परसेंटाइल तो अपनी मेरिट लिस्ट बनाएंगे विश्वविद्यालय। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 21,159 विद्यार्थियों को 100 परसेंटाइल अंक मिले हैं और इसमें 12,799 छात्राएँ और 8,360 छात्र शामिल हैं। हालांकि कॉलेजों में दाखिला परसेंटाइल के आधार पर नहीं बल्कि एक तय फार्मूले के तहत अंकों के जनरलाइजेशन यानी कि सामान्यीकरण के आधार पर होगा। तो UGC के चेयरमैन M जगदीश कुमार ने कहा कि छात्रों के इस सामान्यीकृत अंक के आधार पर विश्वविद्यालय अपनी मेरिट लिस्ट बनाएंगे। तो अब देखना ये होगा कि जो विश्वविद्यालय हैं वो कौन से नियम लेकर आते हैं और इसके बाद जो भी प्रक्रिया होगी उसके बारे में हम आपको अवगत करवा देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर का परिणाम संशोधित करें। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थशास्त्र परीक्षा में OMR सीट जांचने में हुई गलतियों को सुधारते हुए संशोधित परिणाम शीघ्र जारी करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति SD सिंह ने महेंद्र कुमार वर्मा की याचिका पर दिया है। आयोग के परिणाम को यह कहते हुए चुनौती दी गई कि आयोग ने OMR सीट जांचने में गलती की है जिससे अभ्यर्थी को कम अंक मिले हैं और वह चयन प्रक्रिया के बाहर हो गया है। तो याचिका का कहना था कि असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थशास्त्र के लिए जारी विज्ञापन संख्या 50 के तहत उसने आवेदन किया था। लिखित परीक्षा में उसने कुल 74 प्रश्नों के सही जवाब दिए थे जिसके लिए उसे 155.79 अंक मिलने चाहिए थे, लेकिन उसे सिर्फ 6-8 अंक दिए गए और वो चयन सूची से बाहर हो गया है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की पूरी अपडेट। अगर सेशन आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर किया करें। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आगे दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।